भारत में रहना है तो राम राम कहना होगा। देखिए, मतलब पाबंदी है। हम संस्कारों के देश हैं, हम सपेरों के देश नहीं हैं। कोई सदन में खड़े होकर के फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है तो क्या है? जय फलस्तीन। आप राम की बात कर रहे हैं, राम का आज राजनीतिकरण कर दिया गया है, कितना सही है? राम का राजनीतिकरण और भारतीकरण ये अच्छी बात है, लेकिन जब तक आवाम सड़कों पर नहीं आती है, संसदें खामोश हो जाती हैं, सदन आवारा हो जाता है। भगवा राष्ट्र का सम्मान है। आप भगवा को देश से क्यों जोड़ते हैं? नहीं, भगवा देश से हम इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि भगवा भारत के आध्यात्मिक कालखंड से जुड़ा है। इस देश में वक्फ बोर्ड से लेकर के सरिया कानून इस तरीके से हावी है कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो मदरसों में लागू नहीं होती है। हिंदुओं का सबसे ज़्यादा धर्मांतरण अगर हो रहा है तो वो क्रिश्चियनिटी में हो रहा है, और आप खतरा समझ रहे हैं इस्लाम से। कि मंदिर बने, मस्जिदें बने, गुरुद्वारे बने, लेकिन उसके साथ साथ अच्छे इंसान बने। पिछले 10 साल में बीजेपी ने जिस तरीके से विपक्ष को परेशान किया, हेमंत सोरेन को जेल पहुंचा दिया, अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया को जेल पहुंचा दिया, अब आने वाले 5 साल में भी आपको लगता है विपक्ष को ऐसे? आपने बहुत अच्छी बात की है। इस देश की ईडी, इस देश की सीबीआई, इस देश की न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, इनमें स्वायत्तता का अधिकार होना चाहिए, इनके पास फ्रीडम होना चाहिए। फेयर लवली से आज दिन तक कौन गोरा हुआ इस देश के अंदर? आप मुझे एक बात बताइए। किसी भी देश को बदलने की जिम्मेदारी अक्सर युवाओं के कंधों पर होती है। घर परिवार के इतर, समाज और धार्मिक कार्यों को लेकर जब युवा बाहर निकलते हैं तो कंधों पर एक अलग जिम्मेदारी का भाव महसूस करने लगते हैं, और धर्म और सामाजिक कार्य जब शुरू होते हैं तो वो एक लंबा सिलसिला है, एक अनंत सिलसिला है जो कभी ख़त्म नहीं होता। आज बहुत कम युवा हैं जो धर्म को आगे बढ़ाने की, सामाजिक कार्यों में अपनी सहमति दर्ज कर उनको आगे ले जाने की, समाज का उद्धार करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हैं। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिगी का पॉइंट ऑफ व्यू पॉडकास्ट शो। आज हमारे इस द पॉइंट ऑफ व्यू में मेहमान हैं विनय देव। विनय एक युवा राजनेता हैं और लंबे समय से सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं, तो आज उन्हीं से जानेंगे, कई मुद्दों पर बातचीत होगी कि क्या वो कारण थे जिनकी वजह से वो आज इस समय राजनीति में हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके तमाम दर्शकों का और आपके न्यूज़ डिग्गी के तमाम जो अनुयायी हैं उन सभी का बहुत बहुत आभार। क्या कारण थे उन पे तो हम बाद में आएंगे ही कि आज आप जहाँ पे भी हैं वहाँ किस तरीके से आपका पड़ाव रहा, कैसे पहुँचे, मगर जो हम शुरुआत करते हैं वो ये कि आपका जन्म कहाँ से हुआ और कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई? देखिए, मेरा जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में। अच्छा। करैल विधानसभा जो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का गढ़ है, और बचपन से ही हमारा राजनीति की तरफ झुकाव रहा। स्कूलिंग हमारी शुरुआती बरनाहल से और शिकोहाबाद, एक इंटर कॉलेज शिकोहाबाद से हुई, और उसके बाद फिर हमारा ग्रेजुएशन हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि, और हमारा मास्टर हुआ पीजी हिंदी जर्नलिज्म, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से, और एमए हुआ मेरा पॉलिटिकल साइंस में। और शिक्षा के साथ साथ राजनीति के प्रति झुकाव, और जैसा आपने कहा कि भारत एक युवाओं की आबादी वाला देश है, और मैं ऐसा समझता था कि हम युवाओं के ऊपर संवैधानिक और लोकतांत्रिक रूप से जो हमारी राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करने के लिए हमें प्रतिबद्ध होना होगा, जिम्मेदारियों को उठाना होगा, और उसी को लेकर के हमारा झुकाव बचपन से राजनीति की तरफ रहा, और हम जितना भी सामाजिक सरोकार के मुद्दों के साथ जुड़ करके राष्ट्र के लिए कर सकते थे निरंतर कर रहे हैं और आगे भी करने का प्रयास है। कभी घर वाले ज़्यादातर नहीं कहते कि तुम राजनीति में जाओ या राजनेता बनो या नेता बनो, जब तक कि वो खुद राजनेता ना हो। तो जब स्कूल जाते थे तो बचपन में माँ बाप का क्या सपना था, क्या बनाना चाहते थे? नहीं, राजनीति में बचपन से कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि उसका बच्चा राजनीति में जाए, क्योंकि बदलते समय के साथ साथ जब से समानांतर काल में भारत की वर्तमान सिविलाइजेशन विकसित हुई है, परसेप्शन राजनीति को लेकर के धारणाएं बहुत गलत बनी है समाज के अंदर। तो हर व्यक्ति, हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा कॉरपोरेट सेक्टर में और जो विभिन्न जो अच्छे सेक्टर हैं जहाँ पर जॉब के संसाधन अधिक उन्हें मिल सकते हैं और अच्छा अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, तो ऐसे सेक्टरों को चुनते हैं, और ये कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है। लेकिन राजनीति मैं समझता हूँ कि
कोई सत्ता और सिंहासन के लिए नहीं है, राजनीति कोई खुद की उपभोक्ता के तौर पर नहीं है। राजनीति एक नेतृत्व क्षमता है जो विकसित करती है समाज के उन पहलुओं को जो कहीं ना कहीं दूर दराज गलियारों में जो मुद्दे छूट जाते हैं, जो विकास के पैमाने निर्धारित नहीं हो पाते हैं, उनको जब आप व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं तो उसको राजनीति का रूप दिया जाता है। क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और संवैधानिक देश है, इसलिए इस देश के सभी सेक्टरों को राजनीतिक व्यवस्थाएं लीड करती हैं और ऐसे में राजनीति को इस देश की विभिन्न विचारधाराओं से दरकिनार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को एक जो पूरा सिस्टम है भारत देश का व्यवस्थाओं का, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति से जुड़ा हुआ है। इसलिए राजनीति को आज खत्म करने की जरूरत नहीं है, राजनीति को बेहतर करने की जरूरत है और राजनीति में बेहतर लोगों के आने की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ सारी चीजें बेहतर होंगी। जो माँ बाप चाहते थे, माँ बाप क्या चाहते थे, माता पिता का क्या? शुरुआत से ही हमारा टारगेट क्लियर था कि मुझे राजनीति में जाना है। तो जब आप एक विजन अपना क्लियर कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ, और उसमें आप अगर बेहतर रिजल्ट देते हैं तो घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। असमंजसता की स्थिति तब होती है जब आप लगातार कई नावों पर पैर रख रहे हैं और आप असफल हो रहे हैं। तो ऐसे में जब चीज़ें स्थिर नहीं होती हैं तो घर वालों को भी दिक्कत होती है कि भाई ये जो रास्ता है वो मुझे नहीं लगता कि ठीक है। तो फिर घर वालों का भी प्रेशर रहता है। लेकिन आप जिस फील्ड, चूँकि मैं बचपन से ही जब मुझे पता था कि मैं गांव में छोटे छोटे कार्यक्रम होते थे, पड़ोस संसद होती थी, युवा संसद होते थे, लेक्चर होते थे, तो उनमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करता था। और उस टाइम मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनकी रैलियां होती थी, तो उनमें मैं स्कूल को क्लास छोड़ करके और फांद करके और मैं उन रैलियों को अटेंड करने जाता था। उस टाइम पे सुनता था बड़ी बड़ी भीड़। तो वो चीज़ें एक माइंड सेट वहीं से तैयार होता है, एक जुनून, एक अंदर से प्रेरणा आती है कि नहीं हमको कुछ बड़ा करना है, पॉलिटिकल क्षेत्र में कुछ रिवॉल्यूशन करना है। तो भले आपकी वो गति उस समय थोड़ी धीमी रहती है, लेकिन अगर आप बड़े संकल्प के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसमें आपको मंजिल मिलती है। और वही हुआ। उसके बाद लगातार मैंने उत्तर प्रदेश को 2 बार सदन में एड्रेस किया, राज्यसभा लोकसभा दोनों ही सदनों को। फिर मैंने उत्तराखंड को एड्रेस किया। फिर मैंने यूनाइटेड नेशन को भारत की तरफ से अकेला एड्रेस करने वाला मैं ही था 2019 और 20 में। उस समय पे मैंने एड्रेस किया। तो यहाँ से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से फिर मैं राजनीति के साथ जुड़ता चला गया। कैसा अनुभव था जब आपने संसद में एड्रेस किया? बहुत अच्छा अनुभव रहता है, जहाँ पर संविधान की विधियों को, नीतियों को लिखा गया हो, जहाँ पर देश के निर्माता और भारत के भाग्य विधाता और भारत की नीतियों की तुलनात्मक चर्चा हुई हो, जिस सदन में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार हुआ, प्रारूप तैयार हुआ, समितियाँ तैयार हुई हों, उन पर चर्चा की हो, उस सदन को एड्रेस करना और तमाम प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में तमाम केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोगों के साथ में, तो एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। और ख़ास करके यंग एज में आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर को एड्रेस करते हैं, लोकसभा के स्पीकर और तमाम लोग, तो बहुत अच्छा लगता है और प्राउड का भी विषय होता है और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी आता है। तो हमारे लिए तो जर्नी बहुत अच्छी रही। मैंने सुना वो भाषण आप भारत का गुणगान कर रहे हैं, भारत के बारे में बता रहे हैं, तो क्या था जब पता चला कि आप संसद में भाषण देंगे? तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो तो हमारे लिए कम एज में एक सपने के समान होता है। आप जब बड़े स्वामी विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन को एड्रेस किया भारत की तरफ से, तो उनको भी नहीं पता था कि वो जब जिस तरीके से भारत की नीतियों पर और विश्व गुरु भारत की बात करेंगे तो उनका व्याख्यान पूरी दुनिया में इतना प्रसिद्ध हो जाएगा कि जिसके लिए भारत को गौरव की अनुभूति होगी। तो मैं समझता हूँ कि हमारा 1-2% भी भारत की सिविलाइजेशन पर, भारत के साहित्य पर, भारत के दर्शन पर प्रकाश डालते हैं, और अगर उससे 10 लोग भी, 20 युवा भी प्रेरित होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम अपनी जिम्मेदारी का नैतिकता के आधार पर निर्वहन कर रहे हैं। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी भी हैं। मैं समझता हूँ कि आज राजनीति से युवा विमुख हुआ है तेज़ी के साथ। राजनीति में युवा जाना ही नहीं चाहता है, और कुछ युवा जाना चाहता है तो वो उसको कहीं ना कहीं एक शोषण के नज़रिए से देखा जाता है, पार्टियों के डंडे झंडे उठाने की दृष्टि से। मैं समझता हूँ कि योग्य युवा राजनीति में आए और अपनी चीज़ों को निर्धारित करें। सरकारों को भी पहल करने की ज़रूरत है कि युवाओं की भूमिका राजनीति में सुनिश्चित करने की आज
वर्तमान में आवश्यक युवा था। क्यों डरता राजनीति में जाने से? उसका सबसे बड़ा कारण है कि ऐसा माना जाता है कि भारत की जो राजनीति है वो वरिष्ठ नागरिकों के इर्द गिर्द घूमती है। आपने देखा होगा कि राजनीतिक जो घराने हैं वो लगातार परंपरागत तरीके से भारत की राजनीति में रहते हैं। आप बड़े बड़े घरानों को उठा के देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं जब परंपरागत जो लीडरशिप है वो जब भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हावी होती है, तो जो नए कार्यकर्ता हैं, जो नए युवा हैं, उनको उभरने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। टिकट मांगते हैं तो टिकट नहीं मिलती है, अपनी बात रखते हैं तो बात नहीं रखने दी जाती है, या आगे आने का प्रयास किया जाता है तो उनको अलग दृष्टि से दरकिनार करने का प्रयास किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक राजनीति में परिवारवाद के साथ साथ ये जो एज का फैक्टर है ये बहुत ज़्यादा हावी है। राजनीति को आज भी वरिष्ठ लोग ही, आप यंग कोई पीपल है वो चाहता है कि मैं वही किसी विधानसभा से, किसी लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, पर्चा डालना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं उसको उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जाती कि भाई तुम तो यंग हो, क्या करोगे देश के लिए, अभी तो राजनीति में बहुत समय चाहिए, बहुत अनुभव चाहिए। मैं समझता हूँ कि बदलते समय के साथ साथ, बदलती परिवेश के साथ साथ, और आज बहुत लोगों ने इसमें हाथ आजमाया तो बेहतरीन कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़रूरत है कि हम तेज़ी के साथ आगे बढ़ें और सरकार भी संज्ञान लें और लोगों को मौका दें। क्या वो बदलाव हमें अपनी युवाओं को आकर्षित करने के या उनकी सहभागिता बढ़े, उसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए? सहभागिता को बढ़ाने के लिए दो ही चीज़ें हैं बड़ी, ये इस बात को मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी बोला था। एक तो युवाओं की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए आप प्रयास करें कि राज्य स्तर पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं और केंद्र स्तर पर जो भी पार्टियां हैं, जब भी आप अपने कैंडिडेट को लाते हैं तो आप प्रयास करें कि जो यंग चेहरे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो ग्राउंड पर जो अच्छे हैं, जो वाकई में, क्योंकि भारत एक युवाओं की आबादी वाला है, भारत की 65% से ज़्यादा आबादी जो है वो युवाओं की है। और जैसे आपने अभी शुरुआत में कहा गजेंद्र जी, मैं आपकी बात को कोट कर रहा हूँ कि भारत का युवा देश की दिशा को निर्धारित करता है, और इतिहास इस बात का गवाह है। स्वामी विवेकानंद से लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के राजगुरु भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, तमाम लोगों ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, अपनी भूमिकाएं सुनिश्चित की। भले जब ये देश जब ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम था, तो कहीं ना कहीं जब जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, भले वो राजनीतिक पैमाने पे नहीं थी, लेकिन वो भी देश की आज़ादी के लिए थी। तो वो कहीं ना कहीं जो नेतृत्व क्षमता उस वक्त देश के क्रांतिकारियों ने विकसित की, मैं समझता हूँ कि वो यंग फेस हमें इस बात को याद दिलाता है कि इस देश का सबसे ज़्यादा भला अगर कोई कर सकता है तो यंग आबादी कर सकती है। ज़रूरत है कि यंग आबादी को सही डायरेक्शन मिले, उनके विचार को शक्ति मिले, उनके विचारों को पोषित किया जाए, उनके विचारों को धार दी जाए। तो ये युवा आबादी आने वाले समय में भारत के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। और इसीलिए राज्य स्तरों पर और केंद्र स्तरों पर भी जो सरकारें हैं, चाहे MP के इलेक्शन होते हैं या फिर राज्य स्तर पर विधानसभाओं के इलेक्शन होते हैं राज्यों में, तो प्रयास करें 10 से 15% आप यंग जनरेशन के वोट बैंक को लेकर के आएँ। और उससे कहीं ना कहीं दो चीज़ें बड़ी होती हैं। एक तो हम एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैसेज भी भेज पाते हैं कि भाई युवा कहीं ना कहीं राजनीति को समझे, और राजनीति को जब युवा समझता है तो उसकी तुलनात्मक जो दृष्टि होती है वो ये समझने के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि कौन सा कैंडिडेट बेहतर है, किन पॉलिसीज़ को लेकर के वो काम कर रहा है, विधानसभा के अंदर किन किन विकास के पैमानों पर काम होना चाहिए, मुद्दे क्या हैं, ग्राउंड की हकीकत क्या है, एक तुलनात्मक एनालिसिस होता है। तो ये इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यंग जनरेशन को मौका मिले। बहुत सारी बातें आपने युवाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए कही। उसमें हम अक्सर देखते हैं कि आज एक सोशल मीडिया जो वो एक अहम अपना योगदान देता है युवाओं को किसी भी क्षेत्र में ले जाने के लिए। तो क्या आप राजनीति में आने के लिए भी सोशल मीडिया को एक बड़ी सीढ़ी मानते हैं? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सोशल मीडिया की है, और सोशल मीडिया को वर्तमान में दरकिनार नहीं किया जा सकता। यद्यपि किसी भी चाकू से फल भी काटा जा सकता है, इंसान की गर्दन भी काटी जा सकती है। सोशल मीडिया की सदुपयोगिता बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया ने व्यक्ति के जीवन को माध्यम बना करके उसकी सरलता और सुगमता को बहुत अच्छा बनाया है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम दूर दराज गाँव तक पहुँच रहे हैं, लोग अपनी बात को सरकार तक पहुँचा रहे हैं। हमको कोई समस्या होती है तो हम तुरंत वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, तो लोगों तक हम पहुँच रहे हैं डायरेक्ट। तो कितनी सुगमता और सरलता हुई है। तो टेक्नोलॉजी का अंधा अनुकरण नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है,
क्रिएटिव करने के लिए टेक्नोलॉजी का समावेश, सोशल मीडिया का समावेश बहुत ज़रूरी है राष्ट्र के चहुमुखी विकास में। जब आज बच्चे लैपटॉप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से घर पर ही शिक्षा, अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं उससे जुड़ के, लेकिन कुछ जनरेशन ऐसी भी है जो सोशल मीडिया का, इंटरनेट का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका एक सकारात्मक मैसेज सरकारों की तरफ से भी, आपने जैसे ये इस मुद्दे को उठाया, बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया की जो सारगर्भिता है, सोशल मीडिया की जो उपयोगिता है बहुत अच्छी है। और अब डिग्गी न्यूज़ के तमाम दर्शक इस चीज़ को देख रहे होंगे। आज डिग्गी न्यूज़ है, डिग्गी न्यूज़ ने अगर हमको बुलाया है और डिग्गी न्यूज़ ने ये पहल करी है कि हम देश के लिए बेहतर करने वाले लोगों को एक मंच दे रहे हैं और उस मंच में सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो ये कितना अच्छा विषय है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी भूमिका राष्ट्र के प्रति योगदान में है, सोशल मीडिया उसमें माध्यम बन रहा है। तो सोशल मीडिया की बहुत बड़ी प्रासंगिकता है, उसको दरकिरार नहीं किया जा सकता। मगर इसी सोशल मीडिया पे हमें बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमान भी बहुत देखने को मिलता है। अक्सर हम देखते हैं लोग पॉपुलर होने के लिए, रील बनाने के लिए, शॉर्ट्स बनाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है। ऐसी सारी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है सोशल मीडिया। नहीं, देखिए क्या है ना, जिस चीज़ की डिमांड है ना, जब भारत एक, मैंने कहा, विविधताओं वाला देश है, इसमें विभिन्न जनजातियों से लेकर के विभिन्न मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब के लोग रहते हैं। और जब सभी प्रकार के मजहब के मानने वाले लोग जिस देश में रहेंगे तो उस देश में लोगों के परसेप्शन भी अलग अलग रहेंगे, लोगों की डिमांड भी रहेंगी। तो सोशल मीडिया पे जो हम देखना चाहते हैं उस तरीके का कंटेंट आता है। यद्यपि वायलेंस, हिंसा फैलाने वाला जो कंटेंट है, जो कहीं ना कहीं रिलीजन्स को लेकर के हिंसात्मक रवैया अपनाने वाला कंटेंट है, इसको लेकर के एक तो नीतियां बननी चाहिए कि इस तरीके का कंटेंट अपलोड, हालांकि नीतियां बनी हुई हैं लेकिन उस पर उतना स्वायत्तता का अधिकार ज़्यादा है, अपेक्षा नियंत्रण का अधिकार कम है। किसी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा वायलेंस वाला कंटेंट डाला है तो कभी तो डिलीट हो जाता है या बहुत समय लगता है उसके लिए कंप्लेंट करने। तो इस तरीके के कंटेंट को डालने के लिए पहली बात अच्छी नीतियाँ बने कि इस तरीके का कंटेंट जाए ही नहीं, और अगर कंटेंट जाता भी है तो इस तरीके के लोग जो भ्रामक प्रचार करते हैं, भ्रामक प्रसार करते हैं, और कहीं ना कहीं वो समुदाय विशेष उससे टारगेट होता है और व्यक्ति सोचता नहीं। आपने देखा होगा कि इस देश में बहुत ज़्यादा वायलेंस धर्म के, रिलीजन्स के नाम पे हुआ है, वो गलत टिप्पणियाँ करने से हुआ है, वो गलत व्हाट्सअप की जो यूनिवर्सिटी है उस पर गलत मैसेज डिलीवर होने से हुआ है। किसी व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट गलत दे दिया है तो एक धर्म विशेष, जाति विशेष के लोगों की भावनाएं आहत हुई तो हिंसात्मक मोड में लोग आ गए, लोग सड़कों पर आ गए, मंदिरों की बात हुई, मस्जिदों की बात हुई, लाउड स्पीकरों की बात हुई। तो इस तरीके का जो कंटेंट है इसमें भी सापेक्षता के आधार पर हमको जो मैंने कहा ना, जो वैकल्पिक मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया से लोगों का ध्यान क्यों हटा है? आज वैकल्पिक मीडिया अच्छा कंटेंट दिखा रहा है। अगर डिग्गी न्यूज़ जैसे चैनल्स अच्छा कंटेंट को परोसने का काम कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि और चैनल क्यों नहीं कर सकते। सिर्फ सस्ती पॉपुलैरिटी कमाने के लिए, अपनी फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए और चंद लोगों को, चंद कम्युनिटी को खुश करने के लिए हम देश के साथ, संविधान के साथ, इसकी मानवीय मूल्यों के साथ, मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ न करें। इससे हमें बचने की ज़रूरत है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मैसेज देना चाहता हूँ कि जो गलत कंटेंट परोसा जा रहा है इस देश में, कहीं ना कहीं रिलीजन्स को एक दूसरे के साथ भिड़ाने का काम किया जा रहा है, इससे भी बचने की ज़रूरत है। और जो लोग इसमें संलिप्त हैं, काम कर रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इस्लाम और सनातन को लेकर आप भी काफ़ी प्रखर होकर बोलते हैं, काफ़ी वीडियोस, इंटरव्यूज सुने मैंने, देखे उसमें। तो आप एक वीडियो में कह रहे हैं कि भारत में रहना है तो राम राम कहना होगा। देखिए, अगर पाबंदी है? नहीं, देखिए पाबंदी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने दो चीज़ों को हमेशा से कहा है। इस्लाम तेजी से फैलता हुआ एक, आप धर्म की संज्ञा दोगे लेकिन मैं तो धर्म की संज्ञा नहीं लेता उसको, वो एक कट्टरपंथी विचारधारा है जो तेजी के साथ अपना आधिपत्य स्थापित कर रही है। 52 से ज़्यादा मुल्कों के अंदर इस्लामिक जो कट्टरवादी विचारधारा है उसने तलवार की नोक पर, हिंसाओं की दम पर अपने आधिपत्य को स्थापित किया। यद्यपि इस्लामिक मान्यताओं को मानने वाले लोग और इस्लाम के धर्मगुरु, जो इस्लाम की विचारधारा को सही बताने वाले लोगों ने उस इस्लाम की विचारधारा को न तो कभी एक अच्छी विचारधारा में लाने का प्रयास किया, न तो जोड़ने का प्रयास किया, न उसको व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तो जब आप भारत जैसा एक रिलीजन, जो देश पूरी दुनिया को नीति, सिद्धांत और मानवीय मूल्य सिखाता है, भारत दुनिया में इसलिए नहीं जाना जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं,
हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं। हम दुनिया में इसलिए जाने जाते हैं कि भारत देश ने दुनिया की नीतिगत व्यवस्थाओं को चलाने वाले नीति सिद्धांत और मानवीय मूल्य दिए हैं। हम संस्कारों के देश हैं, हम सपेरों के देश नहीं हैं। हमने कभी भी तलवारों की दम पर इराक, ईरान, तिब्बत तक हमारा जब चक्रवर्ती साम्राज्य था तो हमने हिंसात्मक मोड में आकर के कभी भी हथियारों के दम पर दुनिया को नहीं जीता। हमने प्रेम के दम पर, करुणा के दम पर, सद्भाव के दम पर, संस्कारों के दम पर पूरी दुनिया पर राज किया था। लेकिन इस्लाम ने जब से भारत देश के अंदर अपनी जड़ें फैलाई हैं और इस्लाम तेजी के साथ भारत देश में हावी हुई है, ये आइडियोलॉजी, ये विचारधारा, तब से इस देश के अंदर वायलेंस हुआ है। कश्मीर से लेकर के, और मैंने कई ऐसे स्टेट देखे हैं जिनके अंदर कहीं न कहीं इस्लामिक मान्यताओं के लोगों ने हिंसात्मक मोड में आकर के इस देश के अंदर ज़्यादा वायलेंस किया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसका सपोर्ट भी कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों ने और लोगों ने किया है। हम नहीं चाहते कि कोई भी मुसलमान इस देश को छोड़ करके जाए, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि जो पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान, जो कजाकिस्तान कदापि भारत का समर्थन नहीं करता, वो हमेशा से भारत को टूटता हुआ देखना चाहते हैं। इस देश में रह करके अगर एक आइडियोलॉजी, विचारधारा के लोग अगर इस देश को टारगेट करना चाहते हैं, इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा को घोषित करने वाले करना चाहते हैं, तो हम उस विचारधारा के हमेशा खिलाफ रहें। आप भारत देश में रहिए, लेकिन सद्भाव के साथ, समरसता के साथ। आप वायलेंस नहीं कर सकते, आप क्रूरता के आधार पर किसी की गर्दन को चाकुओं से नहीं काट सकती। बर्बरता तो नहीं है तो क्या है? इस देश के अंदर कोई शरिया का कानून तो नहीं है, इस देश में अंदर कोई इस्लामिक मान्यताओं को मानने वाला कोई कट्टर कानून तो नहीं है। आप किसी व्यक्ति की गर्दन को इसलिए काट देते हैं कि उसने आपके आका को या आपके किसी मौलवी को या पादरी को कुछ कह दिया है। लेकिन हमारे देश में तो हर दिन हमारे देवी देवताओं को कितने लोग गाली देते हैं, कितने लोग उनको खंडित करते हैं, लेकिन हमारे किसी हिंदू भाई ने किसी की गर्दन तो नहीं काटी। तो इस रवैये से बचने की आवश्यकता है। समरसता, मैंने कहा कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। भारत देश ने दुनिया के सभी इस्लामिक देशों में सताए हुए इस्लामिक शरणार्थियों को अपने देश में जगह दी है। ये हमारी उदारता है। हमने कभी भी अपनी तरफ से किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया, ये हमारा इतिहास है। तो फिर इस तरीके की मान्यताओं को बढ़ावा देना और इस तरीके की कट्टरपंथी विचारधारा जो इस देश के अंदर पोषित हो रही है, इसको रोकने की जरूरत है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले 10 से 15 साल में इस देश में बड़ा वायलेंस होगा और कई लोग मारे जाएंगे। जब लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, आप उसको कट्टरपंथी नहीं, विचारधारा हिंदू राष्ट्र की मांग हम इसलिए करते हैं। नहीं, उसको आप कट्टरपंथी विचारधारा नहीं, कट्टरपंथी विचारधारा वो इसलिए नहीं है कि इस्लामिक जो अस्तित्व है, इस्लामिक जो रिलीजन है, आप जो बात करते हैं, उसका ऐतिहासिक कालखंड 500 से 700 साल के इर्द गिर्द ही घूमता है। सनातन जो 1 अरब 96 करोड़ 8,53,123 करोड़ वर्ष पुरानी संस्कृति, 5,000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में युग से श्री कृष्ण भगवान का कालखंड, 9 लाख वर्ष पूर्व त्रेता युग में भगवान राम का कालखंड हमें इस बात की याद दिलाता है कि भारत का वैभव बहुत पुराना है। और इसीलिए जब हम वैदिक सनातन संस्कृति की बात करते हैं तो हिंदू जब आप भारत की बात कर रहे हैं तो कौन से भारत की बात कर रहे हैं? जो इस्लामिक रहे थे भारत की बात, हम सनातन की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ सनातन का है, जो सनातन का है। फिर वसुधैव कुटुंबकम की नहीं, वसुधैव कुटुंबकम की बात हमने उस विचारधारा को अपनाने की बात करी है कि दुनिया में जो लोग हैं, जो ऐसी मान्यताएं हैं, जो अच्छी मान्यताएं हैं, जो मानवता की बात करते हैं, उन सब लोगों को, उसमें कट्टरपंथी विचारधारा बिल्कुल नहीं है। जो धर्मांतरण करने वाली विचारधाराएं वो बिल्कुल भी नहीं। हमने कहा जो संसद में संविधान के परे जाकर जय हिंदू राष्ट्र कह सकते हैं, जय हिंदू राष्ट्र कह सकते हैं, बरेली के साथ दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कट्टरपंथी विचारधारा नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा चाहे वो बीजेपी के कोई भी लीडरशिप हो, चाहे वो कोई संघ से जुड़े हुए लोग हैं, अगर आप सदन में जाकर के मैं तो उस पार्लियामेंट में कई बार मैंने एड्रेस किया है, जब आप संविधान की शपथ ले रहे हैं तो आपको दूसरा संविधान हाथ में लेने की आवश्यकता क्यों है? इसका मतलब है कि आप संवैधानिक रूप से जो संविधान की मर्यादाएं हैं, जो सदन की मर्यादाएं, आप उसकी अवहेलना कर रहे हो। कोई सदन में खड़े होकर के फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाता, ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है तो क्या है? ये चीजें नहीं होनी चाहिए इस देश के अंदर। मैं हमेशा से इस तरीके से, और मैं तो कहता हूं कि हम हर उस मुसलमान भाई के साथ हैं जो भारत देश में रह करके और भारत देश के विकास की चौमुखी बात करता है, उस सबको हमने स्वीकारा और आगे भी स्वीकारेंगे। तो कुछ आतंकवादी तत्व या कुछ विशेष तत्व जो इस तरीके की हिंसा फैलाते हैं, हम सिर्फ उन्हें टारगेट करने के बजाय पूरे धर्म को टारगेट करने क्यों लगते हैं, पूरे समुदाय को टारगेट करने क्यों लगते हैं? कारण ये है कि जब मदरसों में, मैंने कहा ना,
तो जब मैंने शुरुआत में, मुझे पता था कि आप इस विषय पे, इस पॉइंट पे आएंगे, इसलिए शुरुआत में मैंने बोला था कि जो धर्म की बात, मुसलमानों की विचारधाराओं की, आइडियोलॉजी की, मान्यताओं की बात करने वाले जो मौलाना हैं, उनका नियंत्रण नहीं है। उनका नियंत्रण उन मस्जिदों में और मदरसों में पढ़ाई जाने वाली कुरान की गलत आयतों पर नहीं है, उन दिए जाने वाले गलत स्टेटमेंट पे नहीं है, जिसमें वो कहते हैं कि हमारा, आप हम पे थोप नहीं सकते हो, मैं भारत में रह करके भारत माता की जय के नारे नहीं बोलूंगा, मैं तो पाकिस्तान की जय के नारे बोलूंगा। कोई कहता है कि कोई मेरी गर्दन पर छुरी रख दे, मैं भारत माता की जय के नारे नहीं बोलता, आप 10 मिनट की, इस तरीके के स्टेटमेंट जब दिए जाते हैं और एक भी मौलाना, एक भी मौलवी उस पर प्रखर होकर के नहीं बोलता, तब मुझे लगता है कि इन साधु चीजों संत हिंदुत्व में ऐसी भाषण नहीं देते? नहीं, देखिए निश्चित अभी अयोध्या के एक साधु हैं जिन्होंने कहा था, पद्मावत को लेके बोला कि आप इसका सरकार, दीपिका पादुकोण का सरकार दीजिए, मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। इस तरीके के भाषण हिंसक भाषण नहीं हमारी और ऐसे परंपरा। कई, अभी हाथरस में ही एक हादसा हुआ जहाँ बाबा की वजह से, एक सत्संग की वजह ये से दुर्भाग्यपूर्ण है, 130 जाने चले जाती हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके के बाबा, चाहे वो कोई भी हो, फिर चाहे कोई भी सरकारें उनको पोषित करती हों, जो इस तरीके से जनता को गुमराह करके, आखिर उन 100 से ज़्यादा मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? वो बाबा है डायरेक्ट। तो और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, उसकी FIR में उसका नाम तक दर्ज नहीं है, आपने उसका नाम नहीं डाला भाई। अब ठीक है, अगर ये हमारी भी, अगर प्रशासन की जवाबदेही बनती है तो हमारी भी जवाबदेही बनती है। अगर हमने 1 लाख की क्राउड बुलाई है तो हमारा जो पूरा सिस्टम है, हमारा जो पूरा तंत्र है, वो क्यों फेलियर है, वो क्यों नाकाम है? आपको अगर पैर छुपाने का इतना ही शौक है, अगर खुद आपको पता है कि आप लोग आपको भगवान मानते हैं और उम्मीदों और आशाओं के साथ आए हुए हैं और भावनात्मक रूप से लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो आपको पता है कि किसी भी वक्त ये भीड़ बड़ा विकराल रूप धारण कर सकती है, तेजी के साथ, भावनात्मक रूप से। मैंने कहा ना कि जब भावनाएं व्यक्ति की उमड़ती हैं ना, तो व्यक्ति कुछ नहीं देखता। और रास्ताओं में कई बार ऐसा हुआ है, एग्जाम्पल हैं, जब कहीं बहुत ज़्यादा हवन इत्यादि होते हैं या कोई ऐसा फेमस बाबा आता है, तो देखा होगा आपने, लोग चरण वंदना करने के लिए तेजी के साथ, तो ये चीज़ें उस बाबा को पता होनी चाहिए थी। तो इसमें तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तो किसी भी रूप में देख लीजिए, निश्चित तौर पर जिम्मेदार है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, मैं तो योगी आदित्यनाथ के लिए कहना चाहता हूँ, ऐसे बाबाओं को तो अब तक जेल के अंदर होना चाहिए। क्यों बाहर है, क्यों FIR में उसका नाम नहीं है? ये दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हैं। एक बाबा दूसरे बाबा का भलाई चाहेगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी को इस पर कड़ा रुख अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर देखो, मैंने कहा भारत मान्यताओं का देश है, भारत बाबा और साधुओं का देश है, भारत संस्कृति वाला देश है, और इस देश में हर दिन 1000 से ज़्यादा पूरे भारतवर्ष के अंदर बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, जिनमें 2-2, 3-3 से 5-5 लाख की संख्या में लोग आते हैं। और अगर यही सिस्टम रहा, और ये यूपी की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, साउथ में आप चले जाइए, उत्तराखंड में आप चले जाइए, और आप दिल्ली से सटे बहुत सारे नगर महानगर हैं, आप वहाँ बहुत सारी बड़ी, बागेश्वर धाम वाले महाराज जी की बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, इनकी सभाएं होती हैं, और बहुत सारी मान्यताओं को मानने वाले लोगों की सभाएं होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि आगे से इस तरीके की कोई दुविधा ना हो, इस तरीके की कोई बड़ी त्रासदी ना हो, इसको लेकर के भी सरकारों को सचेत होने की ज़रूरत है और कड़ा रुख अपनाने की ज़रूरत है। आपको नहीं लगता जिस बात पे हम बात कर रहे हैं उस पर, जब आप कहते हैं कि मौलवी और उनके मौलाना इस तरीके से बोलते हैं, तो हम दूसरे के घर में गंदगी देखने के बजाय पहले अपने घर की गंदगी साफ करें? पहले जो हिंदुत्व में, सनातन में इस तरीके की कमियां नहीं, हैं, सनातन, ठीक करें। मैंने कहा सनातन बहुत सहिष्णुतापूर्ण रवैया अपनाता है। सनातन संस्कृति कभी भी हिंसात्मक रही नहीं है। भारत का इतिहास का कालखंड है। भारत की संस्कृति कभी भी, यहाँ के साधुओं ने तो अपने सर कटाए हैं, यहाँ की स्त्रियों ने अपनी मानवीय मूल्य और मानवीय मर्यादाओं के लिए कुर्बानियां दी हैं। इस राष्ट्र के अस्मिता के लिए, राष्ट्र के अस्तित्व के लिए भारत का इतिहास, इस बात के पन्ने भरे पड़े हैं। मैंने अभी आपको कहा, नेता सुभाष चंद्र बोस से लेकर वीरांगना रानी छत्रबाई से लेकर के जीजाबाई और तमाम ऐसे लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। तो हमारी जो, मैंने कहा ना, माता सीता प्रेम का पर्याय पूरी दुनिया के लिए बनी, उन्होंने जो मानवीय मूल्य सिद्धांत स्थापित किए। तो भारत की संस्कृति, अब भगवान राम का जो चरित्र है, भगवान राम का जो पूरा जीवन का जो दर्शन है, वो क्या कोई हिंसात्मक रहा? कृष्ण भगवान ने दुनिया का सबसे बड़ा धर्म युद्ध लड़ाया और पांडवों की विजय सुनिश्चित की। तो अधर्म पर धर्म की विजय का उन्होंने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया, लेकिन वो हिंसात्मक तो नहीं थे, उन्होंने असहिष्णुता तो नहीं फैलाई, उन्होंने हिंसा को पोषित करने वाले तो वाक्य नहीं बोले, अर्जुन को माध्यम बनाकर के पूरी दुनिया के एक संदेश दिया। ऐसे ही
भगवान राम ने, और इतिहास गवाह है, मैंने फिर कहा कि जब हम इन टॉपिकों पे एक तथ्यात्मक विश्लेषण करते हैं तो हम संदर्भ जो देते हैं वो अपने हिस्ट्री का देते हैं। तो हिस्ट्री में भारत से ज़्यादा तुलनात्मक संदेश मानवता को पोषित करने वाले किसी रिलीजन्स के पास नहीं है। चाहे कोई ईसाई का रिलीजन हो 500-700 साल 1000 साल पहले आया हुआ, चाहे इस्लामिक हो, चाहे और छोटे मत पंथ जो संप्रदाय अभी अस्तित्व में आए हैं, कोई हो ही नहीं सकता है। मैं इस बात को पूरी प्रामाणिकता के साथ, तथ्य और प्रामाणिकता के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ। आप राम की बात कर रहे हैं, राम का आज राजनीतिकरण कर दिया गया है, कितना सही है? राम का राजनीतिकरण और भारतीकरण ये अच्छी बात है। राम को लेकर के 500 वर्षों तक संघर्ष चला, राम के अस्तित्व को लेकर के जो टेंट में रहे। राम का राजनीतिकरण इसलिए हुआ है कि भाई मैंने कहा कि इस देश को पॉलिटिकल व्यवस्थाएं लीड कर रही हैं। कोई पार्टी कहती है कि भाई हम राम के अस्तित्व को नहीं मानते, राम कभी पैदा ही नहीं हुए, लेकिन इस देश के 80 करोड़ लोग इस बात को लगातार 500 सालों से चीख के कह रहे हैं कि राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे अनुयायी हैं, राम के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो वर्तमान समय में अगर एक राजनीतिक पार्टी ने लंबे समय से उनको जिताने के लिए संघर्ष किया, उस मुद्दे को कोर्ट में ले गए, कोर्ट ने फैसला दिया, तो उसका क्रेडिट उस पार्टी को जाएगा। अगर ये काम आम आदमी पार्टी ने किया होता तो आम आदमी पार्टी को क्रेडिट जाता, अगर ये काम मुलायम सिंह यादव ने किया जाता तो उनको क्रेडिट जाता, अगर ये कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया जाता तो उनको क्रेडिट जाता। अगर एक भीड़ गलत बात को सही कहे तो उसे सही मान लिया जाए? नहीं, किस बात की बात, किसी भी बात को, अगर मान लो कोई भी तथ्य है जिसको सही है मगर गलत है, मगर एक भीड़ कह रही है कि ये सही है, तो मान लिया जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने कहा 80 करोड़ लोग कह रहे हैं, सिर्फ इसलिए मान लें? भीड़ तय करेगी, और 80 करोड़ जो लोग कह रहे हैं वो संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं। तो भारत के राम के अस्तित्व को आप नकार ही नहीं सकते हैं। ये तो प्रमाण है, प्रमाण है हमारे भारत के दर्शन, प्रमाण है हमारे वेद, प्रमाण है रामचरितमानस, और प्रमाण है वो सारे लोग जो लगातार कहीं कहीं भगवान राम को अपना आराध्य मान के आगे बढ़ते रहे। भारत का अस्तित्व भगवान राम के अस्तित्व पर टिका रहा, इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को हमारे पूर्वजों ने कहा, हमारे ऋषियों ने कहा, महर्षियों ने कहा, उसी के आधार पर हम अपनी बात को साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो गलत क्या? 80 करोड़ भीड़ मूर्ख नहीं है। 80 करोड़ लोग ये नहीं था। अच्छा, मेरी तो ये समझ में नहीं आता है, 80 करोड़ लोग, इसका मतलब जो कई सदियों से भगवान राम की पूजा करते चले आ रहे हैं, तो जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, जो शक्ति इन्वायरमेंट में है नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो चीज़ लंबे समय तक नहीं रह सकती है। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ। अगर भगवान राम की हम बात करते हैं, इसका मतलब उनका अस्तित्व, उनका आविर्भाव कई हजारों साल पहले जरूर इस सृष्टि पर हुआ होगा। उसको लेकर के, उस परंपरा को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भीड़ ने कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें गलत हैं। भगवान राम के अस्तित्व को आप नकार नहीं सकते। आप कह रहे हैं राम का राजनीतिकरण अच्छा है, मगर वहीं राम की नगरी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, तो ये कैसा राजनीतिकरण अच्छा है? ये बीजेपी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि आपने जिस राम मंदिर को लेकर के आप 3 बार सत्ता में खुद को आपने स्थापित किया, लेकिन आप जिस जमीन को लेकर के, जिस सरजमी को लेकर के आपने पूरे देश और दुनिया के अंदर माहौल बनाया, आप उस लोकसभा सीट को हार गए। तो इसमें कहीं ना कहीं उनको तुलनात्मक दृष्टि से अपना विश्लेषण करने की ज़रूरत है कि राजनीति में आप दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं, आप अच्छे रणनीतिकार हैं, आपके पास अच्छे समीकरण हैं, अच्छा सामंजस्य है, लेकिन आप उस जगह को हार जाते हैं जिस जगह की वजह से आप और पूरे भारत देश की सीटों को जीत लेते हैं। उस जगह को आप, उस केंद्र बिंदु को आप हार जाते हैं। जैसे बीजेपी के लिए दिल्ली सेंटर है, तो बीजेपी के लिए राजनीति में सत्ता पे आने के लिए, मोदी जी के लिए विचारधारा की लड़ाई के आधार पर अयोध्या में राम मंदिर सेंटर था उनके लिए। मोदी ने, बीजेपी ने, संघ ने उस मंदिर की, उस सरजमी की बात करके अपने आप को लंबे समय तक स्थापित किया, लेकिन उन सब चीज़ों के आधिपत्य के बीच में बहुत अच्छा उन्होंने किया। मैं बीजेपी के इस बात के लिए पक्षधर हूँ कि उन्होंने राम मंदिर को बनाने के लिए एक लड़ाई लड़ी, जन आंदोलन छेड़ा, उसकी वजह से पूरे देश में राजनीतिक माहौल गरमाया और कहीं ना कहीं एक संदेश पूरे देश और दुनिया को गया। भगवान राम का भव्य मंदिर बना, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन उन सब चीज़ों के बीच में जो जनहित से जुड़े मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, वो मुद्दे कहीं लगातार तेजी के साथ पीछे छूटते चले गए। उन मुद्दों पर सरकारें उतनी
प्राथमिकताएं और प्रतिबद्धता नहीं दिखा पाई। जिस तरीके से जैसे कि एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाना, युवाओं को रोजगार न मिलना, किसानों की बढ़ती आत्महत्या, बढ़ती महंगाई, इन मुद्दों ने कहीं न कहीं तेजी के साथ अपना प्रभाव स्थापित किया और उसी का परिणाम रहा कि इस बार राजनीतिक पार्टी केंद्र में उतना बेहतर नहीं कर पाई। अब आप कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी, बाकी इंडिया गठबंधन किस तरीके से इस तरह के राजनीति के संक्रमण काल को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से देख पा रहा हूं कि इस बार भारत की लोकतांत्रिक दृष्टि से जो ये काम हुआ है इस बार राजनीतिक रूप से, ये बहुत अच्छा हुआ है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ना, जब तक ये, मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का पक्षधर हूँ, लेकिन जब तक आवाम सड़कों पर नहीं आती है, संसदें खामोश हो जाती हैं, सदन आवारा हो जाता है। आज आपको सदन में कोई भी कानून पारित कराने के लिए आपको बहुमत की आवश्यकता चाहिए, और चूंकि अभी तो मैं समझता हूँ कि 19-20 का अंतर है। जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छा किया है, अपोजिशन की लीडरशिप तेज़ी के साथ हावी हुई है, तो इससे कहीं ना कहीं जो प्रतिस्पर्धा का भाव जब तक सदन में रहेगा कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं देश का और मैं अपनी बात को रख रहा हूं, तो मेरे सामने भी काउंटर अटैक करने के लिए, भारत की बेहतर नीतियों पर बोलने के लिए, हमारी सरकार ने कुछ गलत किया है उस पर बोलने के लिए अगर लोग सदन में रहेंगे, बहस होगी, चर्चा होगी, तो बेहतरीन निकल करके आएगा। तो फिर जो 1 रुपया सदन से चलेगा वो पूरा 1 रुपया देश के विकास के लिए धरातल पर पहुंचेगा। वो ये नहीं कि 10 पैसे पहुंचेंगे, 1 पैसा पहुंचेगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये लोकतांत्रिक दृष्टि के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस बार एकाधिकार राजनीति में अब नहीं रहा। आप 300 के पार चले जाते हैं, आप 400 के पार चले जाते हैं, इस तरीके के नारे लगाना। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अब ये चीज़ें, ये दिखाई इस चीज़ के लिए भी संकेत दे रही कि राजनीति में अब बड़बोलापन ज़्यादा नहीं चलता। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो फिर आप जुमलेबाज हैं, अब आप ज़्यादा बोलते हैं, आप उतना कर नहीं पाते हैं, तो इस तरीके के समीकरण भी आप आगे जा कर के एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनता मूर्ख नहीं है। मैंने फिर आपसे कहा कि मोदी जी देश के, इसमें नो डाउट, एक बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जिन्होंने भारत देश को आगे ले जाने और भारत देश की छवि को ग्लोबल रूप में स्थापित करने के लिए बहुत अच्छे काम किए, राजनीतिक पैमाने स्थापित किए जिसकी ज़रूरत थी, जिसकी प्रासंगिकता थी। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में उनको चीज़ों को और भी ज़्यादा बदलने और बेहतर करने की आवश्यकता है। पिछले 10 साल में बीजेपी ने जिस तरीके से विपक्ष को परेशान किया, हेमंत सोरेन को जेल पहुंचा दिया, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को जेल पहुंचा दिया, अब आने वाले 5 साल में भी आपको लगता है विपक्ष को ऐसे? आपने बहुत अच्छी बात की है। इस देश की ईडी, इस देश की सीबीआई, इस देश की न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, इनमें स्वायत्तता का अधिकार होना चाहिए, इनके पास फ्रीडम होना चाहिए। और हमने देखा कि पिछले 5 सालों में कहीं ना कहीं जो ईडी थी वो सीबीआई थी, ऐसा लग रहा था कि वो किसी राजनीतिक पार्टियों के दबाव में कार्य कर रही है, वो राजनीतिक पार्टियों के दबाव में कहीं ना कहीं वो पोषित हो रही है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए ये चीज़ें घातक हैं कि भाई आप अपोजिशन के सारे लीडरों पर ईडी छापा मार रही है और कोई कह देता कि नहीं अब मैं पार्टी को ज्वाइन करने वाला हूं, तो तत्काल प्रभाव से वो भी बिल्कुल पाक साफ हो जाता है, वो सारे गुनाहों से मुक्त हो जाता। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखो बीजेपी की वॉशिंग सब लोग, हाँ, मैं इस बात को, और इस बात को मैं ही नहीं कह रहा हूँ, तमाम इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग ने इस बात को कहा। देखो आज चीज़ें छुपाई नहीं जा सकती, सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे हैं, पूरा देश आज जागरूक हो गया। ये वो भारत नहीं है कि अखबार 2 दिन बाद पहुंचता था, मैगजीन 4 दिन बाद पहुंचती थी, लोगों को पता चलता था कि दिल्ली में हो क्या रहा है। आज दूर गांव में बैठा हुआ बच्चा भी जो मजदूरी कर रहा है उसको भी पता चल जाएगा कि वर्तमान की राजनीति में क्या चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या स्टेटमेंट दिया है, उनकी क्या नीतियाँ, उनका नेक्स्ट कदम क्या है। आज सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं, आज सारी चीज़ें धरातल पे हैं, सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो देश के लिए जो बेहतरीन है हम वही स्टेप लें, अंधा अनपढ़ स्थापित ना करें। अगर ऐसा होगा तो उसको उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। आप अक्सर रामदेव बाबा के समर्थन में बातें करते हुए, बोलते हुए दिखते हैं सोशल मीडिया पर। अभी हाल ही में उनके साथ कोरोना को लेके एक इंसिडेंट हुआ जिसमें उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। क्या अब आप कैसे देखते हैं उनको? इतनी बड़ी जनता को उन्होंने मूर्ख बनाया कोविड के समय, जब एक आपदा थी, तब उनको जहाँ तरीके से पेश आना चाहिए था वहाँ वो अपनी बिजनेस में लग गए।
कैसे देखते हैं इस कार्य मैंने प्रकरण को? पहली बार जब यूनाइटेड नेशन को रिप्रेजेंट किया भारत सरकार की तरफ से, मैंने इस बात को बोला कि भारत देश जो आयुर्वेद जहाँ से निकला वो भारत की कंदरों और गुफाओं से निकला। पूरी दुनिया को भारत की ही देन है आयुर्वेद। चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, सुश्रुत शल्य चिकित्सा के पहले आविष्कारक भारत में हुए, कोई नहीं हुआ। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश में नीम, तुलसी, एलोवेरा की बात करने वाले लोग धूर्त नहीं हो सकते, वो गडरियों के गीत नहीं हो सकते। भाई संजीवनी बूटी का जिक्र अगर भारत की आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में हुआ है उस टाइम न, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी नहीं लाए थे क्या? तो संजीवनी बूटी ला करके अगर उस टाइम पे अगर किसी को जीवन दान देने की बात हमारे ग्रंथों में अगर उस चीज के साक्ष्य मिलते हैं, तो अगर रामदेव ने अश्वगंधा से, एलोवेरा से, नीम से, तुलसी से अगर मोटापा कम करने की बात कही तो ये कोई गुनाह थोड़ी नहीं है। ये जरूर है कि आज WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो पैमाने निर्धारित करता है किसी भी मेडिसिन का, WHO कहता है कि हम भारत की किसी भी आयुर्वेद मेडिसिन को मेडिसिन का दर्जा नहीं दे सकते जबकि वो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल से होकर के नहीं गुजरेगी। हमारे देश में जो आयुर्वेद है उसको फूड सप्लीमेंट्री के तौर पे देखा जा सकता है, ना कि मेडिसिन के तौर पर। मेडिसिन में आज भी जो मेडिकल माफिया हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनका तेजी से आधिपत्य है और एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा माफिया तंत्र है। लगभग 25 से 30 लाख करोड़ रुपए की आंतरिक आर्थिक अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वो सारा पैसा बाहर जाता है। तो रामदेव ने, बालकृष्ण ने पहली बार इस तंत्र का एक पर्दाफाश किया कि किस तरीके से ये इंडस्ट्रीज नकली इंजेक्शन लगा करके, आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में जब कोई मरीज जाता है, कोई गरीब भी जाता है, तो जब उसको डिस्चार्ज करते हैं वहाँ से तो लाखों का बिल आ जाता है, जबकि जो मेडिसिन होती है, जो इंजेक्शन होते हैं, जो वेंटिलेशन का जो खर्चा होता है, वो उनका मापदंड उतना ज़्यादा नहीं है। वो जो मेडिसिन, जो इंजेक्शन 2-2, 10-10 रुपए के हैं, वो 100-100, 500-500 रुपए के बेचे जाते हैं। इस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का भी ध्यान खींचने की ज़रूरत थी और दुनिया को, देश को भी आगाह करने की ज़रूरत थी कि हमें आयुर्वेद की तरफ लौटना पड़ेगा। और जो आपने जिक्र किया कि कोविड के समय में अगर उन्होंने कोरोनिल बटी को लॉन्च किया, कोरोनिल बटी वो लेकर के आए और उन्होंने कहा कि आप इस कोरोनिल बटी को खाइए और इससे फ़ायदा होगा। और कोरोनिल बटी में था क्या, आप मुझे एक बात बताइए, कोरोनिल बटी में अश्वगंधा ही तो था, गिलोय तो थी, तुलसी तो थी। अगर ये चीज़ें खा करके कोई व्यक्ति आयुर्वेद खा करके, आयुर्वेद की दवा लेकर के आज दिन तक कोई व्यक्ति मरा नहीं, अगर ठीक नहीं हुआ तो मरा भी नहीं है। नहीं, सही था तो फिर माफ़ी क्यों मांगी? नहीं, माफ़ी इसलिए मांगी कि माफ़ी, उसमें दो चीज़ें थी कि इस देश के अंदर उस वक्त नेहरू जी के समय में इस देश के अंदर कानून बना दिया था। कानून में 50 से ज़्यादा कुछ ऐसी डिजीज़ थी, उन डिजीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन है कि जैसे मोटापा, जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे अस्थमा, जैसे टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़, जैसे कैंसर, इन मेडिसिन को, इन डिजीज़ को कभी क्योर नहीं किया जा सकता। और इनको अगर क्योर करने का कोई दावा करता है तो उन दावों को भ्रामक माना जाएगा। चूँकि रामदेव ने आयुर्वेद के हिसाब से इन डिजीज़ को क्योर करने की बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उन चीज़ों को देखते हुए उसके आधार पर उनको तलब किया और उन चीज़ों को लेकर के, चूँकि रामदेव ने जो माफ़ी मांगी वो माफ़ी उस कानून के आधार पर, जो कानून नेहरू जी ने बना दिया था उस टाइम पे, उस कानून के आधार पर उनको माफ़ी मांगनी पड़ी है। लेकिन आयुर्वेद को लेकर के रामदेव, बालकृष्ण जो कर रहे हैं, मैं कोई पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन इस बात को जरूर कहना चाहता हूँ कि भारत देश की आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति आगे बढ़नी चाहिए। भाई ड्यू पी करके कोई व्यक्ति स्टंट मार देता है और कहता है कि डर के आगे जीत है, वहीं अगर कोई व्यक्ति, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा कल के लिए? अगर मैं, कोई बच्चा है छोटा, वो कहता है कि भाई ड्यू पी लो, ड्यू पीने के बाद बाइक में एक्सीलेटर दो और 20 फीट की छलांग लगा दो, पहाड़ से कूदा दो, अगर उसकी डेथ हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो कहीं ना कहीं जो भ्रामक प्रचार हैं, फेयर लवली से आज दिन तक कौन गोरा हुआ है इस देश के अंदर, आप मुझे एक बात बताइए। तो फेयर लवली से गोरा करने के दावे इस देश में किए जाते हैं, पान बहार मसाले से लेकर के दाने दाने में केसर का दम के भ्रामक प्रचार किए जाते हैं, डीओ लगाने से लड़कियां पटाई जा सकती हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आपने भी देखा होगा, तमाम एडवर्टाइजमेंट में डीओ लगाओ तो लड़कियां पटती हैं, खिंची चली जाती हैं, क्लोजअप करो तो लड़कियां खिंच के आती हैं पास में। इस तरीके के भ्रामक प्रचार, एडवर्टाइजमेंट इस देश में होते हैं। तो सारा
तंत्र खामोश रहता है, सारे लोग खामोश होते हैं। और रामदेव बाबा ने वही कह दिया कि नीम गिलोय घनबटी खाने से हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है। उन्होंने कह दिया कि भाई नीम खाने से हमारे त्वचा की व्याधियां दूर होती हैं, एलोवेरा जेल लगाने से बाल अच्छे होते हैं, एलोवेरा जेल स्किन पे लगाओ, जिसको हिंदी में घृत कुमारी बोलते हैं। इसके नेचुरल, आपको कोई क्रीम पाउडर और फेशियल कराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम जितना नेचुरल चीज़ों की तरफ रहेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी और भारत को उसी तरफ लौटना होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगला मेरा सवाल है कि आपने एक जगह लिखा कि भगवा राष्ट्र का सम्मान है। आप भगवा को देश से क्यों जोड़ते हैं? नहीं, भगवा देश से हम इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि भगवा भारत के आध्यात्मिक कालखंड से जुड़ा है। जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, जब हम महर्षियों की बात करते हैं, जब भगवान राम की बात करते हैं, भगवान राम कैसे वस्त्र पहनते होंगे, कृष्ण भगवान कैसा पीताम्बर धारण करते होंगे, आप स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद कैसे वस्त्र धारण, तो एक परंपरा जो भारत का ट्रेडिशनल जो परंपराएं चलती चली आई, तो वो हमारे दिमाग में तुरंत वो परसेप्शन जो बनता है वो भगवा कलर ही बनता है। वो कहीं ना कहीं, चाहे वो गेरुआ वस्त्र हो या थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, लेकिन वो जो चीज़ें हैं ना परंपरागत तरीके से चली आ रही। जितने भी सन्यासियों के जो वस्त्र थे, जब सन्यासी कोई व्यक्ति सन्यास धारण करता था, उनके जो वस्त्र थे, तो कहीं ना कहीं वो भगवा, इसलिए उसको भगवा के साथ जोड़ा जाता है कि भगवा भारत की बहुत पुरानी संस्कृति का, सिविलाइजेशन का अंग रहा है, इसलिए भारत को हम भगवा के साथ जोड़ करके देखते हैं। मगर एक पर्टिकुलर धर्म से जुड़ी हुई चीज़ को देश से जोड़ना आपत्तिजनक नहीं? नहीं, आपत्तिजनक क्यों नहीं? कोई इस्लाम में कहता है कि भाई टोपी लगाना हमारा मजहब है, हमारे लिए ज़रूरी है। बट वो ये तो नहीं कहते कि सब टोपी लगाओ। नहीं, ऐसा कुछ हम थोड़ी नहीं कहते हैं कि भाई सब लोग धोती कुर्ता और पीताम्बर और भगवा धारण करो, हम भी नहीं कहते। ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं, हमने इस बात को कहा है कि किसी पर कुछ थोपा ना जाए, लेकिन भारत की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो परंपरागत चीज़ें हैं, वो चीज़ें जीवंत रहनी चाहिए। कोई व्यक्ति आज भारत के कॉरपोरेट घराने वाले, आज भारत की ब्यूरोक्रेसी वाले बूट पहनते हैं, टाई बेल्ट लगाते हैं, 3 पीस सूट पहनते हैं, हम तो कभी मना नहीं करते उनको कि आपने क्यों पहना है, आपने क्यों पहना है, हम तो कभी उनको मना नहीं करते। लेकिन हमारी प्राथमिकताएं ये हैं कि जो संस्कृति को कोरिलेट करने वाली चीज़ें हैं, उनकी मान्यताएं ज़्यादा विकसित होनी चाहिए इस देश में। आप हिंदू धर्म के पक्षधर हैं, आप चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने भारत? निश्चित तौर पे मैं तो इस बात के लिए हमेशा से पक्षधर रहा हूँ। क्यों चाहते हैं, क्यों हिंदू राष्ट्र बने? हिंदू राष्ट्र को मैं ऐसा मानता हूँ। और कैसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना है आपकी? कल्पना हमारे, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो इस देश के अंदर और जो रिलीजन्स हैं, जो विचारधाराएं हैं, मैंने कहा शुरुआत में भी कहा, जो तेज़ी के साथ अपनी जड़ें फैला रहे हैं, वो एक बड़ा रूप धर्मांतरण का है। देखो, धर्मांतरण का कुचल जब तक इस देश में चलता रहेगा तब तक चीज़ें व्यवस्थित नहीं होंगी। हिंदू राष्ट्र बना करके इस देश को एक सिस्टमेटिक फॉर्म में लाने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा होगा तो इस देश में नीतियाँ बनेंगी। और ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो बाकी का जो धर्म के लोग हैं इस देश में नहीं रहेंगे, उनको इस देश से निकाल के फेंक दिया जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मैं ऐसा मानता हूँ कि एक मजबूत स्तंभ की ज़रूरत है, एक मजबूत प्रावधान की ज़रूरत है, और वो सिर्फ वोट बैंक की पॉलिसी के लिए विभिन्न कम्युनिटी को, चाहे माइनॉरिटी हो, उसको इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि अपना एक सख्त स्टैंड लेने की ज़रूरत है। और इस काम को भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए था, अच्छे तरीके से करना चाहिए था। ये मतलब कैसे चाहते हैं? संविधान आपको दर्जा दे कि भारत हिंदू राष्ट्र है, बाकी संप्रदाय, बाकी धर्मों को निकाल फेंके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान में दर्जा में तो हमने संविधान में तो अभी तक किसी भी धर्म को निकाल के नहीं फेंका, ऐसी बात नहीं है। तो अगर संविधान हमें ये कहता है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, तो इससे क्या दिक्कत? धर्मनिरपेक्ष की जो कल्पना है वो हमारी समझ से परे है, और धर्मनिरपेक्ष सभी धर्मों को बराबरी और समता के अधिकारों के साथ जीने, विचारों की स्वतंत्रता, मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं की स्वतंत्रता का, स्वायत्तता का अधिकार देती है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता का यही सिद्धांत जब इस देश में रह करके एक दल विशेष के लोग शरिया कानून, अपनी नियमावली, अपने 3 तलाक जैसे प्रावधानों को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, तब हमको ऐसा लगता है कि धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों की वर्तमान में कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाती। ईसाई जैसा मजहब जो लगातार धर्मांतरण की बात करता है, तो फिर हम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर
अडिग नहीं रह सकते। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर हिंदू समाज अडिग तभी रह सकता है, तभी चल सकता है, जब और रिलीजन्स की मान्यताओं वाले लोग इसी संविधान पर चलें जिस संविधान की मान्यताओं को हम मानते हैं। तो कौन नहीं चल रहा है? नहीं चल रहे हैं। आपने देखा इस्लाम तो चलता ही नहीं है। इस देश में वक्फ बोर्ड से लेकर के सरिया कानून इस तरीके से हावी है कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो मदरसों में लागू नहीं होती है। हमारे जो संविधान की जो नियमावली है वो नहीं लागू होती है। 3 तलाक तो हमने अभी 2019 में ख़त्म कर दिया। उससे पहले 3 तलाक क्यों लंबे समय तक, लंबे दशकों तक इस देश में चलता रहा, इस देश में हावी रहा? क्यों रहा भाई? इस तरीके के प्रावधान नहीं होने चाहिए। मैंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है कि सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार के साथ जोड़ना, लेकिन जिन धर्मों को हम बराबरी और समता और समानता के अधिकारों के साथ जोड़ रहे हैं वो धर्म भी उस कॉन्स्टिट्यूशन का उसी स्वरूप में पालन करें। ये चीज़ें ज़रूरी है। जब हम इन चीज़ों पर पैरेलल नहीं रहते हैं, जब हम इन चीज़ों पर बैलेंस नहीं बनाते हैं, तब फिर हिंदुओं को भी कहना पड़ता है कि भाई ऐसा है कि अब इस देश में अगर मुसलमान ये कहते हैं कि हम तो भारत माता की जय के नहीं नारे बोलेंगे, कोई हमारी गर्दन पे छुरी रखते, तो फिर हिंदू भी कहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाओ। तो ये विचारधारा की लड़ाई है। तो फिर जब सिख खालिस्तान की मांग करते हैं तो हम उन्हें गलत कहने क्यों लगते हैं? तो सिख खालिस्तान की मांग क्यों करते हैं? तो हिंदू राष्ट्र और की मांग हिंदू क्यों करते हैं? हिंदू राष्ट्र की इसलिए मांग करते हैं कि हमने कहा ना, नहीं, आप खुद देखिए, जिस देश में 4 धर्मों के बड़े स्तर पर लोग हैं, जहाँ क्रिश्चियनिटी है, जहाँ सिखिज्म है, जहाँ इस्लाम है, जहाँ हिंदू है, अगर हर व्यक्ति अपने धर्म के लिए कहेगा कि मुझे ये देश चाहिए और वो संविधान के आगे खड़ा हो जाएगा, तो परिस्थितियाँ अनकंट्रोलेबल नहीं हो जाएंगी? नहीं, देखिए परिस्थितियाँ तो वैसे भी हो रही हैं। परिस्थितियाँ रुक कहाँ रही हैं भाई? वो लोग कहते हैं कि हमको खालिस्तान चाहिए, हमको अलग खालिस्तान, हमारा अलग स्टैंड तैयार कीजिए, ठीक है। इस्लाम कहते हैं कि हम अपना धीरे धीरे, इस्लाम की मान्यताओं में तो उन्होंने क्या रखा है कि हमें 50 साल के बाद इस देश, 40 साल के बाद इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। यहाँ पर इस्लाम का, यहाँ पर शरिया का कानून होगा। जिस तरीके से मुग़लों की तानाशाही इस देश में चली है, इस पर उन्होंने बहुत लंबे साल तक राज किया है, वो उसी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र से तात्पर्य ये नहीं हम किसी को भगाना चाहते। हिंदू राष्ट्र से तात्पर्य है कि हम इस देश को एक 4 दीवारी में मजबूत कर लें। हमने देखो, हमारा ईरान, इराक, तिब्बत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कंधार तक हमारा साम्राज्य था चक्रवाती। हमारी सीमाएं सिकुड़ी। क्यों सिकुड़ी हमारी सीमाएं? क्योंकि हमारा जो रवैया रहा है, जो विनम्रतापूर्ण रवैया रहा है, जो वसुधैव कुटुंबकम की हमने बातें की, ठीक है, कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, तो लगातार भारत देश पर आक्रमण होते रहे और उसके परिणाम स्वरूप भारत देश बहुत संकुचित अवस्था में आ गया। इसीलिए एक प्रारूप बना करके हम इसको एक कवच का आधार देना चाहते हैं। एक ऐसे संविधान में इस तरीके की नियमावली हो कि भाई भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत की हिंदुओं की नीतियों से, उनकी विधि संगत चीज़ों से खिलवाड़ न किया जाए, उनकी आस्था, और बाकी का उनका अपना प्रारूप सेटअप किया जाए। जो देश में कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है सबको वो सारे राइट दिए जाए। तो हम तो चाहते हैं इस चीज़ में। देश के सारे संवैधानिक बड़े पदों पर अभी फिलहाल हिंदू विराजमान है, फिर भी आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र अलग से बनना चाहिए, घोषणा होनी चाहिए और एक विशेष संप्रदाय? घोषणा से तात्पर्य ये नहीं है कि आप घोषणा करो। घोषणा से तात्पर्य ये नहीं है कि हम प्रधानमंत्री आकर के उद्घोषणा करते हैं इस बात की कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं। चाहते हैं धीरे धीरे हम चीज़ों को जितना बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। आप सबसे तो पहले वक्फ बोर्ड को ज़मीन में अलग जो प्रावधान दिए गए वो राइट आप ख़त्म करिए, ठीक है। सरिया कानून जहाँ जहाँ भी हावी है उसको आप ख़त्म करिए, ठीक है। धर्मांतरण को लेकर के आप कानून इस देश में लेकर के आइए। 3 तलाक को लेकर के जैसे आप कानून लेकर के आए। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें पता लगा कि हिंदुओं का सबसे ज़्यादा धर्मांतरण अगर हो रहा है तो वो क्रिश्चियनिटी में हो रहा है, और आप खतरा समझ रहे हैं इस्लाम से। नहीं, तो दोनों ही हैं। नहीं, सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट आई उसने कहा कि साउथ में अगर हिंदू सबसे ज़्यादा किसी धर्म को अपना रहे हैं वो क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम। तो ये धर्मांतरण को लेकर के मैंने कहा ना, कठोर कानून की प्रावधान है। फिर चाहे कोई भी दल हो, कोई भी रिलीजन हो, इस देश में धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। धर्मांतरण का कुछ बंद होना चाहिए। मैं तो सीधा मानता हूँ इस बात को। और यही हिंदू राष्ट्र घोषित होने से तात्पर्य यही है कि जो अलग रिलीजन्स हैं, क्रिश्चियनिटी है, इनको जो अलग प्रावधान है, इनको जो अलग दर्जे हैं, स्पेशल दर्जे हैं, जो फंड रिलीज करते हैं, आप मदरसों को देते हैं, आप गुरुकुलों को तो फंड नहीं देते हो, आप मदरसों को देते हो, इन चीज़ों पर रोकथाम लगे, चीज़ें व्यवस्थित होंगी तो अपने आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना होगी। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ।
कैसी राम राज्य की कल्पना करते हैं? राम राज्य की कल्पना तो यही हो सकती है कि एक बेघर व्यक्ति को घर मिल जाए, मजदूर व्यक्ति को रोजगार के साथ जोड़ दिया जाए, एक युवा को, नौजवान को अच्छी तालीम के साथ अच्छा रोजगार मिल जाए, किसान के जीवन में खुशहाली समृद्धि आ जाए, उसको उसकी फसल का सही लागत मूल्य मिल जाए, और आज भी गांव के दूर दराज इलाकों में, पहाड़ों पर, जहां माताओं को प्रसव कराने के लिए चारपाई पे लिटा करके ले जाना पड़ता है, जहां बिहार के मांझी की तरह आज भी लोग पहाड़ों को काट करके संघर्ष करते रहते हैं, वहाँ तक रोडें, पानी, सुविधाजनक हॉस्पिटल, अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ तक पहुँच जाएं, यही राम राज्य की कल्पना है। और इसी कल्पना को साकार होते हुए कोई भी विकसित, कोई भी विकासशील राष्ट्र यही कल्पना करता है। और हम चाहते हैं कि मंदिर बने, मस्जिदें बने, गुरुद्वारे बने, लेकिन उसके साथ साथ अच्छे इंसान बने, और अच्छे इंसानों को बनाने वाली नींव अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे स्कूल और अच्छे किसानों के जीवन में खुशहाली और रोज के संसाधन, रोजगार के संसाधन क्रिएट हों। यही राम राज्य की कल्पना है। भारत इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहता। तभी भाषणों में हम विश्वगुरु बन सकते हैं, लेकिन जब तक धरातल पर इन मुद्दों के साथ हम देश की जनता को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक हम विश्वगुरु नहीं बन सकते। आप उत्तराखंड के हरिद्वार से भी आते हैं, तो वहाँ पर हम विकास देख रहे हैं, पहाड़ों को काटा जा रहा है और तरीके के स्पॉट बन रहे हैं। पहले केदारनाथ पे फोटोग्राफी होने लगी थी, उसको बंद कर दिया गया। आज कई तरीके के ऐसे प्रकरण हैं जो हमें उत्तराखंड में आकर्षित करता है लोगों को, जहाँ हम आज जाते हैं, देखते हैं। तो ये विकास के लिए जो प्रकृति की भेंट चढ़ रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, विकासवाद की कल्पना में प्राकृतिक विनाशवाद, प्राकृतिक दोहन, प्राकृतिक संरक्षण न होकर के प्राकृतिक दोहन हो रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ, पहाड़ काटना रोडें बनाने के लिए, नगर महानगर बसाने के लिए, इंडस्ट्रीज लाने के लिए कोई बात नहीं है। लेकिन पहाड़ों पर ज़रूरी है कि अगर हम 10-20 हज़ार लोगों को वहाँ रोज़गार दे सकते हैं। उत्तराखंड में एक सबसे बड़ी समस्या है कि उत्तराखंड में इंडस्ट्री नहीं है। उत्तराखंड में BHL है, शेड्यूल इंडस्ट्री है जो लोगों को रोज़गार देती है, वो प्लेन में है। ऊपर के लोगों को आज भी रोज़गार के लिए 10-15-20 हज़ार की जॉब के लिए नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, उत्तर प्रदेश का रुख करना पड़ता है। बच्चे पढ़ाई करते हैं। एक उनके पास अवसर हुआ करता था, सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के नौजवान जो जाते थे वो सेना में जाते थे, क्योंकि जब से अग्निवीर आया है तब से युवाओं का, उत्तराखंड के युवाओं तेज़ी से अब सेना से भी वो विमुख हो गया है। तो इसलिए उत्तराखंड में बेरोज़गारी एक बड़ी क्राइसिस है, एक बड़ी त्रासदी है। मैं समझता हूँ कि सरकारों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि आप अल्मोड़ा साइड, चमोली साइड, आप ऊपर कम से कम कंपनियों के निवेश को बढ़ाएं, निवेश को बढ़ा करके वहाँ इंडस्ट्री सेटअप करें और छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दें, जिससे कि वहाँ की महिलाएं, वहाँ के लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार के साथ जुड़ें। तो मैं समझता हूँ इस तरह विकास होगा, क्योंकि उत्तराखंड में राजनीतिक विकासवाद की बात तो होती है लेकिन विकास होता नहीं है। उत्तराखंड का पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की ज़बानी कभी पहाड़ के काम आया नहीं, कभी पहाड़ों पर रुका ही नहीं। उत्तराखंड का नौजवान की ज़बानी पहाड़ों के काम तभी आएगी जब उत्तराखंड के नौजवानों को आप पहाड़ों पर रोकोगे। देश के 80% होटल्स में उत्तराखंड के लड़के आपको मिल जाएंगे। उसका कारण क्या? देश की 80% जो कंपनियां हैं उनमें जो इस रिसेप्शन पे बैठने वाली लड़कियां हैं उसमें 50% लड़कियां उत्तराखंड की आती हैं। मैंने खुद सर्वे किया है, मैं उत्तराखंड के तमाम जिलों के अंदर घूमा हूँ, विधानसभा में गया हूँ। रोजगार ही नहीं है वहाँ पे, है ही नहीं। और वहाँ पर रोजगार है वो सीजन, अभी जैसे कुंभ का समय चलेगा, कांवड़ का समय चलेगा या 4 धाम की यात्रा चलेगी, 1-2 महीने का काम रहता है, उसके बाद काम ही नहीं रहता है। सर्दियों में वहाँ काम नहीं है, बरसात में वहाँ काम नहीं है। लड़कियाँ और युवा वहाँ के करें क्या? तो फिर वो रुक करते हैं प्लेन का। प्लेन में आते हैं तो फिर वही होता है जो अंकिता भंडारी के साथ हुआ। तो इस तरीके की चीज़ें ना हों। उत्तराखंड को भी मैं समझता हूँ कि गंभीरता के साथ इस पर विचार करने की ज़रूरत है और उत्तराखंड का दोहन न करें, उत्तराखंड की संस्कृति का और उत्तराखंड का संरक्षण करें, क्योंकि वो देवभूमि है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करने के लिए, और एक इंटरेस्टिंग बातचीत हमने रिकॉर्ड करी है। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। तो जो बात आपको अच्छी लगी है उसको सराहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, तारीफ़ कीजिए, हमें आनंद होगा।
और हम ये भी नहीं मानते कि आप हमारी हर बात से सहमत होंगे। तो जो बात आपको अच्छी नहीं लगी है, जिस बात से आपकी नाराज़गी है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाइए और दर्ज कीजिए, क्योंकि हमें आलोचनाएं सुनना सहना वो भी अच्छा लगता है। आप जब बताएंगे तो हम आगे उनका सुधार कर पाएंगे। बाकी ऐसी बातचीत रिकॉर्ड करने में बहुत मेहनत लगती है, आप तक पहुंचाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको इस तरीके की बातें पसंद हैं। बाकी अगले वीडियो तक हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।